हाय, माय नेम इज़ जोजो मैथ्यू एंड जोजो एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आज से हम न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के दिन हम आज का भी न्यूज़पेपर करेंगे और कल का भी न्यूज़पेपर करेंगे। तो इस तरह से हमारे न्यूज़पेपर्स पीछे के भी कवर होते जाएंगे एक साथ। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो पहली जो न्यूज़ आई थी वो इस संचार साथी ऐप को लेकर आई थी। तो इस संचार साथी ऐप बहुत न्यूज़ में था, आप देख सकते हैं। लेट मी सी वेदर इट इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट। यस इट इज़। तो ये संचार साथी ऐप न्यूज़ में था। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ पेन। ऑल राइट। तो इसका मेन इश्यू क्या है, इसको देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने एक डायरेक्टिव दिया था, जितने भी जो ऑनलाइन ऐप स्टोर्स हैं, चाहे एप्पल का हो चाहे गूगल का हो, ओके, प्ले स्टोर्स हैं, प्लस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली डिवाइस वो हैं कंपनियां, उनको बोला था ये प्री इंस्टॉल करके ऐप देना है। तो ये डायरेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने दिया था। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, प्लस ये डायरेक्टिव किन रूल्स के अंडर में दिया गया था, तो वो रूल्स हैं आपके टेली कम्युनिकेशंस साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2025, इनके अंडर में ये डायरेक्टिव दिया गया था। तो इसको जब जैसे ही ये डायरेक्टिव दिया गया तो प्राइवेसी के कंसर्न्स को लेके इसका विरोध किया गया है। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं कि इसके प्राइवेसी के क्या क्या कंसर्न्स हैं। ओके, तो पहला कंसर्न तो ये है, देखो, कि इसको प्री इंस्टॉल करके देना है। तो इसमें लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिना किसी जानकारी के ही इस तरह का वो दे देना, बिना पब्लिक डिस्कशंस के। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में आक्रोश तो जागेगा ही। तो उन्होंने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इस पे वो दिया है कि इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट कर सकते हैं। पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। चलो, बेनिफिट्स होंगे, जब आपका लॉस्ट हो जाता है मोबाइल तो इसको ये ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको ट्रैक करने के लिए ये IMEI नंबर को ट्रैक करेगा। ओके, फिर ये ऑप्शन देता है, अगर मोबाइल हो जाता है तो आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर है। दिस ऐप कैन असिस्ट पुलिस ऑल्सो, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मोबाइल खो गया, कहाँ गया, क्या नहीं गया। ओके, तो और आप रिपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट कॉल्स को, मैसेजेस को। ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें क्या है, अ, जब इस पे ये क्या कहते हैं, अप्रोर हुआ कि क्यों आपने ज़बरदस्ती हमें इंस्टॉल करके दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला है इसको डिलीट किया जा सकता है, कि आपको प्री इंस्टॉल आएगा लेकिन आप इसको डिलीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है नॉट मैंडेटरी है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें करो, नहीं करना चाहे मत करो, ये आपकी मर्ज़ी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बेसिकली डायरेक्टिव दिया गया है साइबर सिक्योरिटी से को अच्छा करने के लिए। ठीक है ना, इसको अच्छा करने के लिए किया गया, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। तो और एक डायरेक्टिव ये भी दिया गया है कि जो फ़ोन पहले से ही ऑलरेडी सोल्ड फ़ोन्स हैं उनमें एक सिस्टम अपडेट आएगा, तो उसके थ्रू ये इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। तो ये भी देखो, मतलब जो बिक गया है तो उस पर इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है, आप इसको डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर दे दो तो आदमी इसको डाउनलोड कर लेगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये पहली बार किया गया है? देखिए, मैंडेटरी फर्स्ट टाइम किया गया है, ये मैंडेटरी इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम किया गया है। लेकिन इससे पहले का अगर आप देखोगे तो 2020 में एक ऐप आया था, आरोग्य सेतु। ये कोविड वैक्सीन्स के लिए था, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है ना।
तो ये मैंडेटरी नहीं था, बट इसको इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि सभी लोग इसको इंस्टॉल करके रखिए। क्लियर है ये चीज़? तो क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का लॉन्च ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले चाइना हैज़ इट्स ओन ऐप, रसिया हैज़ इट्स ओन ऐप। रशिया के ऐप का नाम है मैक्स, ये व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन अदर डेमोक्रेसीज में ये नहीं है। क्लियर है ये चीज़? तो इसीलिए इस पर इश्यू उठाए जा रहे हैं। प्लस इसमें कई सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो आपके मतलब सही नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो। जैसे कि इसमें परमिशंस बहुत सारी मांगी गई हैं। देखो, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या परमिशंस हैं। कॉल्स की परमिशंस है, कॉल्स एंड मैसेजेस। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी कॉल्स को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो फ्रॉडुलेंट कॉल्स आती हैं उन्हीं को ही केवल किया जाएगा। और मैसेजेस के लिए बोला है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज भेजा जाएगा। अब इस मैसेज के केस में देखिए इन्होंने क्या किया है कि अगर एंड्रॉयड है तो ऑटोमेटिक तो आपको परमिशन लेके मतलब मैसेज भेजना पड़ेगा। और लेकिन जो iOS है, एप्पल के फ़ोन्स हैं, उसमें ऑटोमेटिक ही एसएमएस भेज जाएगा। मतलब जो एप्पल के फ़ोन है जनरली उसमें मैसेज ऑटोमेटिक नहीं भेजता। उसमें यस पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आप मैसेज नहीं भेज सकते। तो उसमें भी ये ऑटोमेटिक ही कर दिया है कि ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा बिना परमिशन के। क्लियर है? प्लस इसमें फ़ोटोज़ एंड फाइल्स की परमिशन है। फ़ोटोज़ की परमिशन के लिए ये बोला है कि आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये एक्सेस चाहिए। प्लस कैमरा का एक्सेस इसलिए मांगा गया है कि आपको अगर बार कोड अगर कोई स्कैन करना है तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये आ, वो दिया है, इसकी सफाई दी है। बट अगर जनरली देखा जाए इस तरह की जितनी भी अगर परमिशंस अगर आप किसी नॉर्मल ऐप में भी आप डालते हैं तो ये सारी परमिशंस वैसे तो देनी पड़ती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का ऐप हो तो ये ठीक नहीं है। ओके, तो अब इश्यू यही है बस कि प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी का इश्यू है। तो प्राइवेसी का अगर आप देखो कि एस पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था तो इसमें इन्होंने ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई थी, थ्री फोल्ड टेस्ट की बात कही गई थी। अगर कोई भी स्टेप अगर गवर्नमेंट लेती है प्राइवेसी को तोड़ने के लिए तो उसमें उसकी लीगैलिटी देखी जाएगी, क्या जो स्टेप लिया गया है वो लीगल है या नहीं है, इसकी नेसेसिटी देखी जाएगी, क्या ये नेसेसरी है या नहीं है, और प्रोपोर्शनैलिटी कि कितना प्रोपोर्शनल है, कितना मतलब आपकी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रही है गवर्नमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो अब ये जनरली कहाँ पर जाना चाहिए था? कोर्ट में केस जाना चाहिए था, लेकिन आज की जो न्यूज़ है, एज ऑफ 4th of December गवर्नमेंट हैज़ विदड्रू इट्स डायरेक्टिव। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपकी पहली न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर हम आपकी न्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे जो पुणे के बच्चे हैं, मतलब साइंटिस्ट कह सकते हैं, एक तरह से बच्चे नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स ही हैं जो ये सब काम करते हैं, उन्होंने एक स्पाइरल गैलेक्सी ढूंढी है। मिल्की वे की तरह ही है, हमारे मिल्की वे की तरह ही है, और एक नई गैलेक्सी इन्होंने ढूंढ ली है। ओके, तो अगर इसका देखें तो ये 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड इट इज़ इन इट्स अर्ली एज। अगर आप देखा जाए 10% ऑफ इस करंट एज है। अगर 100 ईयर्स गैलेक्सी की एज हो सकती है तो ये अभी 10 साल की है। क्लियर है? एक तो ये बात है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखते हैं, अगर देखो इसका नाम क्या गया है, नेम क्या रखा गया है इसका? इसका नाम रखा गया है अलकनंदा। क्लियर है कि नहीं? अलकनंदा इसका नाम रखा गया है। हमारी हमारी जो स्पाइरल वे मिल्की वे से
मिल्की वे से ये 12 बिलियन लाइट ईयर अवे है। समझ रहे हो? मतलब 12 बिलियन साल लाइट ईयर्स के ईयर्स लगेंगे हमको अगर वहाँ पहुँचना है। तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जेम्स वेब, ये जो देखो JSW, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उससे इसको खोजा गया है। ओके, एक ये बात जानने की है। इसका नाम हमने अलकनंदा रखा है। अलकनंदा हमारी क्या है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और जो हमारी हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे मिल्की वे गैलेक्सी है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो इसका नाम हमारी मंदाकिनी रिवर से है। मंदाकिनी रिवर से है। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों का नाम, इसका नाम हमने अलकनंदा रखा है, इसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी मीन्स मिल्की वे। तो ये आपकी स्पाइरल गैलेक्सी मिली है। और इसकी खास बात यह है कि इतनी यंग एज पर होते हुए भी एक ट्रू स्पाइरल फॉर्म में है। नहीं समझे? ट्रू स्पाइरल फॉर्म में है। और इसकी 2 विंग्स हैं, 2 विंग्स, 2 टी मतलब 2 विंग्स हैं इसकी, बहुत ही परफेक्टली शेप्ड हैं। ओके, और बीच में से ये जो मिडिल पार्ट है ये थिक है। ओके, उठा हुआ है। इतना आपको समझ में आता है? तो ये आपकी सेकंड न्यूज़ थी। तो ये पुणे के साइंटिस्ट थे हमारे, पुणे, पता नहीं कहाँ लिखा है, पुणे के साइंटिस्ट फ्रॉम पुणे। लेट्स सी वेयर इट इज़ रिटन, पुणे। दिस इज़ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन पुणे, उसने इसको खोजा है। तो ये सेकंड न्यूज़, आई होप ये क्लियर है आपकी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड न्यूज़ पर। फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली कि जो लोग SC ST या और OBC से भी कहो, इससे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या अदर रिलीजन्स में। तो नो रिजर्वेशन। तो ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट ने बोला है। अगर आप देखो, क्या ये पहली बार ऐसा बोला गया है? तो ऐसा नहीं है। ओके, 2024 में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था, सेम लाइन थी कि जो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं कन्वर्ट होने के बाद भी, दे आर डूइंग फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है कि नहीं? तो इसको फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रिजर्वेशन किसके बेस पे है? ओनली कास्ट बेस्ड। क्लियर है? तो ये क्या है? ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना क्लियर है आपको? प्लस ये नेक्स्ट न्यूज़ है, केमिकल सप्रेसेंट्स नॉट वाटर कैन रिमूव मोर डस्ट फ्रॉम रोड। तो मतलब जो वाटर स्प्रे किया जा रहा है दिल्ली में, आप देख सकते हैं इस तरह की गाड़ियों से, तो ये क्यों किया जा रहा है? PM2.5 एंड PM10। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये वाटर प्लस डस्ट पार्टिकल, ये मिलके क्या हो जाते हैं? हैवी। तो ये क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं ग्राउंड पे। तो क्या हो जाता है? एयर क्लीन हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एयर को क्लीन करने के लिए किया जा रहा है। तो एक स्टडी ऐसी है, देखो इस तरह की स्टडीज़ क्या है ना, कोई केमिकल बनाने वाली कंपनी होगी तो उसने ही बोला होगा कि ये आर्टिकल छाप दो। तो इसमें स्टडी में ये पाया गया है कि पानी तो देखो इट्स क्या है, ये चीप है, नो मनी। क्लियर है कि नहीं? तो इसको तो कितना भी छिड़कते रहो, बट केमिकल का क्या होगा? इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, और कितना पानी तो कितना भी छिड़को, इसको अगर कितना भी छिड़कोगे तो यार बहुत पैसा लग जाएगा। बट केमिकल्स की क्या है? एफिशिएंसी हाई है, मतलब मोर
डस्ट कैन बी रिमूव्ड, बट केमिकल के साथ इश्यू भी है। अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करो तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वेरी हाई, मतलब 11,000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएंगे। नहीं समझे, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम रोड्स पे केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रीदिंग अंदर जाएंगे बॉडी के अंदर, और ये क्या हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज। ठीक है, प्लस दूसरा है, एक तो रोड पे स्प्रे का हो गया, हेल्थ इश्यू का हो गया, प्लस रन ऑफ विल पल्यूट दी सॉइल। क्लियर है, तो उसमें भी एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये था ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यही यमुना का है, तेरी जो इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बस यही बताना था इसमें। अदरवाइज़ अगर ये नहीं भी रिसर्च करके बताते तो हमें भी पता है कि सरफेक्टेंट लेवल्स हाई है, अमोनिया माइक्रोप्लास्टिक्स यमुना में हाई है। क्लियर है, तो ये हमें पता है। और इंडोनेशिया में अगर आप देखो तो फ्लड्स आए हुए हैं, तो ये एक तरह से आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो GS 1 में, है ना, और ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 में या 1 में आएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल का पार्ट है, प्लस आपका GS 3 में। तो ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स इंटेंसिफिकेशन, ये कहाँ पे हुआ है आपका, इंडोनेशिया में। क्लियर है, तो इंडोनेशिया में फ्लड वर्ड्स हुए हैं। और इंडोनेशिया में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इलीगल स्मगलिंग होती है वो होती है टीक की। टीक क्या है आपका, ट्रॉपिकल ट्री है। क्लियर है कि नहीं, और इट्स अ हार्डवुड। पूरे वर्ल्ड में टीक की जो सप्लाई करता है वो इंडोनेशिया ही करता है, एक तरह से देखा जाए तो। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री पे एक आर्टिकल आया था, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने का है, तो इसका हमने यशोभूमि, यशोभूमि क्या है अगर आप इसको देखोगे तो यशोभूमि है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, IICC। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, न्यू दिल्ली। ये एक तरह से क्या है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री का जो पेपर एक्स, PAPER, पेपर एक्स हुआ है यहाँ पे, है ना। और अगर इंडिया के अगर उसकी बात करोगे आप तो अपन लोग क्या है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पेपर का। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कैपेसिटी भी इसमें दी हुई है। कैपेसिटी अगर देखो तो हमारी रैंकिंग 5th अमंग पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड विथ 37 मिलियन टन्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे अंदर। लेकिन हमारा जो करंटली डिमांड कितनी है, 27 मिलियन टन्स की। और ये हमारी डिमांड बढ़ रही है, 35 मिलियन टन्स हो सकती है 2030 तक। और ये हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी हो रही है, पेपर की डिमांड में 6.6 to 7% एनुअल ग्रोथ हो रही है। इतना आपको पता रखना है। क्लियर है ये चीज़ पेपर इंडस्ट्री के बारे में। एंड इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से भी। अगर आप देखोगे तो ये है वर्ल्ड पेपर फोरम, है ना, पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कई सारे हैं। आप ये इतना याद नहीं रख सकते। ओके, और अगर आप हिस्ट्री ऑफ पेपर की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पेपर की अगर बात करते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट पेपर जो बनाया था वो बना था चाइना में 105 AD में। क्लियर है कि नहीं, बनाया किसने था, काइलुन। ओके, इसने ये बनाया था। इसके बाद ये चाइना से कहाँ पे पहुँचा है, इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में। उसके बाद ये पहुँचा है यूरोप में पहुँचा ये 12th सेंचुरी AD में। फिर आया ये कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में अगर आप देखो तो फर्स्ट
मिल इस्टेब्लिश हुई थी आपकी कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में। और ये हुई थी आपकी 15th सेंचुरी एडी में। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले, उसका नाम था सुल्तान जैन, JZAINUL, जैनुल अबेदीन। क्लियर है? तो उसने वो किया था इसको। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मैकेनाइज्ड पेपर मिल, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी आपकी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ओके, 1812 में। इतना आप समझ पा रहे हैं? ओके, इट इज़ स्टिल रिकॉर्डिंग, थैंक्स टू दैट। और जो न्यू कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना पीएमओ का, तो उसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया है। इसको एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहते थे पहले, इसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया है ना? तो ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, पीएमओ का आवास आएगा इसमें। सेंट्रल विस्ता जो प्रोग्राम चल रहा है, सेंट्रल विस्ता, तो जो हमारा रायसीना हिल्स का एरिया है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट रीजन है, इसमें आपका बहुत सारे मतलब हाउसिंग भी आ जाते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मिनिस्टीरियल बिल्डिंग्स हैं, है ना, प्लस पीएम आवास है ना, प्लस आपका प्रेसिडेंट्स आवास है, ओके, रेजिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर चल रही हैं। तो इसी में जो न्यू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है पीएमओ के अराउंड, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। तो ये हमारा मतलब स्पिरिट सर्विस को दिखाता है। मतलब हम सेवा करना चाहते हैं, ना कि रूल। आपके ऊपर रूल नहीं करना चाहते, आपकी हम सेवा करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका ये है कि वाई जो साइक्लोन आया है दितवा, TITWAH। तो जनरली अगर आप वैसे देखो, इंडियन ओशियन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे श्रीलंका है, ये इक्वेटर है। इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसमें इस रीजन में नो साइक्लोन्स। और ये जो श्रीलंका है इसी 9 डिग्री नॉर्थ के आसपास ही पड़ता है। तो जनरली इस रीजन में जो साइक्लोन्स हैं वो बनते नहीं हैं, बट ये बना। इट वाज अ साइक्लोनिक स्टोर्म। साइक्लोनिक स्टोर्म, अगर आप इसको देखो तो इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें से आई थिंक ये दूसरे या तीसरे नंबर का है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं था। इसको जाना था मेन लैंड पे। आप देखोगे यहाँ से चलते हुए गया है गया है गया है गया है। तो चूंकि ये लैंड बहुत छोटी है, तो यहाँ पे इसने लैंडफॉल नहीं किया। लैंडफॉल करता तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, ख़त्म हो जाता। बट ये लैंडफॉल नहीं किया है, ये चलता गया और इंटेंसिफाई होता गया है। तो बहुत ज़्यादा बारिश 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 बारिश, इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पे फ्लड्स आ गए ढेर सारे। और ये आपका फिर इंडिया में चेन्नई के पास आके लैंडफॉल किया है। क्लियर है ये चीज़? तो इसकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने मिशन चलाया था। आई थिंक इसका नाम है ऑपरेशन, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, लेट्स सी, गिव मी अ सेक, आई विल सर्च इट देन आई विल टेल यू। तो जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है वो लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु। मतलब जो सागर बंधु है, जो हम समुद्र से इससे जुड़े हुए हैं, सागर सेतु से हम जुड़े हुए थे ना, तो ये हमारे सागर बंधु हैं। ठीक है? तो इनकी हमने हेल्प की है। क्लियर है? इतना समझ में आता है? तो बस यही है। और ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में वो आते नहीं हैं साइक्लोन्स। मतलब इसमें 27 के जाने 24 साइक्लोन्स आए हैं। बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, बट उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कभी भी। तो इस बार इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमको इश्यू हुआ है।
क्लियर है, इतना डिवॉस्टेशन किया गया है। अब आती है ग्रीन ट्रांजिशन की बात। ग्रीन ट्रांजिशन COP30 हुआ है, ये आप जानते हैं कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पे हुआ है? स्टेट ऑफ पारा। स्टेट ऑफ पारा में कहाँ पे हुआ है? बेलम डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है ये? बेलम डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले 2023 में बेलम डिक्लेरेशन एक साइन की गई थी। ये थी टू सेव अमेज़न फॉरेस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया उसी बेलम शहर में इसको हो गया है। अगर लोकेशन की बात करें हम, ये कहाँ पे पड़ता है? सपोज़ अगर ये ब्राज़ील है पूरा, तो ये अमेज़न रिवर है, तो यहाँ पर आपका बेलम पड़ेगा, माउथ ऑफ अमेज़न रिवर। इतना क्लियर है आपको? तो इस ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस मैप को ठीक से देखोगे तो ये है करंट पॉलिसीज़। अगर हम इसी हिसाब से चलते रहे, ये इंडिया की बात कर रहा है, ओके। अगर इसी पॉलिसी के हिसाब से चलते रहे तो 2.9 गीगा टन हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ये बढ़ता जाएगा, 25 में 2.37 है, ये बढ़ता जाएगा करंट पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो जो मैक्सिमम ये पहुंचेगा आपका, तो 2045 के करीब ये पीक पर पहुंचेगा, और उसके बाद से ये कम होना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। और ये कम उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हमको करना है, नेट जीरो करना है, वो भी आज हम जितना वो कर रहे हैं उससे ऊपर ही रहने वाला है, कम होके भी। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए हमें क्या करना है, अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना है। जो हमने दे रखा है ना, कार्बन सिंक सिंक बना रहे हैं, एनर्जी इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, है ना, एनर्जी मतलब एनर्जी इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये इन कामों को हमें इंटेंसिफाई करना है, उसके लिए ये आर्टिकल आया है। ठीक है? तो आप देखोगे तो अभी अगर हम अभी अपने कामों को, अपने मतलब इन एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करते हैं, तो 2025 से लेके अगर आप देखोगे तो ये 2035 तक तो हमारे जो कार्बन का वो है वो बढ़ेगा ही, है ना, एमिशन। उसके बाद ये कहीं जाके कम होना स्टार्ट होगा, तब हम 2070 तक आके अपना नेट जीरो का टारगेट पूरा कर पाएंगे। इतना आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, या इसमें ले लेते हैं, लेट्स सी। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स पे बात हुई है, उन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं हम। तो देखो, पहला क्या है, जो COP30 हुआ है, इसमें USA विड्रॉ कर लिया है। ये आपको पता होगा आई थिंक, अगर नहीं है तो मैं कॉप पे अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। विदड्रॉ कर लिया कहाँ से? पेरिस एग्रीमेंट से। तो USA के विड्रॉ करने से क्या होता है कि यही हमारा क्या होता है ना, लार्जेस्ट फाइनेंसर होता है, पैसे सबसे ज़्यादा यही देता है। जब ये निकल जाएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझे? पहली बात तो ये हुई थी। सेकंड है, USA विड्रॉ कर लिया, जो $300 बिलियन ये हमको पर ईयर देने वाले हैं, फ्रॉम कहाँ से? 2035 से। ये नहीं मिल पाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा इश्यू हुआ है COP30 में। तो ये हमको क्या बोलेगा, तो ग्रीन ट्रांजिशन में नुकसान करेगा, मतलब नेगेटिव नुकसान करेगा ये। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो देखो, अब इसमें इस आर्टिकल में जो मेन चीज़ क्या दे रखी है, वो ये दे रखी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पैसा नहीं चाहिए। पैसा मतलब चाहिए, बट डेवलप्ड जो नहीं देना चाहते हैं, डेवलप्ड जो नहीं देना चाहते को तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। तुम लोग क्या करो ना, जो MDBs हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें रिफॉर्म्स कर दो, तो यहाँ से अपन लोगों को क्या मिल जाएगा? चीप
लोन्स मिल जाएंगे, तो हम उससे भी काम चला सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चीप लोन्स मिल जाएंगे, प्लस जो आपने हमें उधारी दे रखी है, डेट स्वैप, मतलब इसको बोलते हैं डेप्ट फॉर क्लाइमेट, मतलब जो उधारी दे रखी है, अगर हम क्लाइमेट चेंज के से लड़ रहे हैं तो उसको तुम माफ़ कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? जैसे अगर यूएस एंड इंडिया को $1 बिलियन उधार दे रखे हैं, तो अगर यूएसए इंडिया $1 बिलियन क्लाइमेट में लगा रहा है, तो उसमें या तो इंटरेस्ट माफ़ कर दे या कुछ कर दे, वो काम किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? और इसमें भी ना इंडिया ने ये बोला है कि हम लोग न चाहते हुए भी, सॉरी इस दैट थिंग, ऑल राइट, वेयर इज दैट, इंडिया ने ये बोला है कि हम लोग अगर जो काउंटलेस परस्यूट कर रहे हैं ना, एनर्जी, ये करना है, ये करना है, फॉसिल फ्यूल्स को रोकना है, तो फॉसिल फ्यूल्स को हम रोक नहीं सकते क्योंकि डिमांड बढ़ रही है अफ्रीका में और उस तरफ भी। तो हमें क्या करना है, देखो, these models rely fact that emissions associated with any given growth rate can significantly reduce by relentless pursuit of energy efficiency। अगर हम करते रहें, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करते रहें, तब भी अच्छा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली वायबल यूज फॉसिल फ्यूल्स को कम कर दें, कंबाइनिंग दिस विद शिफ्टिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल्स, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें सारी चीज़ों का, और एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीज़ करें। तो अगर इस पर भी हम काम करते रहें तो हम नेट जीरो का टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें ये लिखी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी आपको। ओके भाई, अगर एनवायरनमेंट की भी तो कॉस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप यूज़ करते हो तो हेल्थ हजार्ड्स भी आते हैं, आपके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं, जो इंडिया है उसको थर्ड न्यूक्लियर सबमराइन मिल जाएगी सून। सून का मतलब है बाई 2026-27 तक मिल जाएगी। तो हमारी न्यूक्लियर सब मराइन्स की बात करते हैं तो ये कितनी होने वाली हैं? 3 होंगी हमारे पास। तो इसको अरिहंत क्लास बोलते हैं, क्लास सबमराइन्स। अरिहंत क्या है? इट वॉज द फर्स्ट शिप। क्लियर है? तो पहली शिप होती है, उसी के नाम पे हम लोग इसकी क्लास सेट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट अरिहंत होगी, सेकंड क्या होगी? अरिघात। अरिघात ये हमने 2024 में कमीशन कर दी थी। और जो थर्ड आने वाली है उसका नाम क्या है? INS अर्धमान। क्लियर है कि नहीं? अरिहंत क्लास की है, अरिघात को हमने 2024 में लॉन्च किया था, INS अर्धमान हम लेके आने वाले हैं। इसके अलावा भी हम सबमराइंस पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखा जाए, P75 का आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट 75। तो ये प्रोजेक्ट 75 कौन ले किसके साथ में हम लोग चला रहे हैं इसको? ये है इंडिया प्लस फ्रांस। तो इंडिया में बन रही हैं हमारे, क्या बन रही हैं? डीजल, DIESEL, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक सबमराइंस। ठीक है कि नहीं? ये कितनी बनेगी? 6 बनेगी। ऐसे ही P75I है, इसमें भी हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमराइंस ही बना रहे हैं, ये भी 6 बनेगी, बट इसमें इंडिजीनस कंटेंट ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? प्लस इसमें क्या है? AIP है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है। देखो, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सबमराइंस जब पानी के अंदर होती हैं तो 1 महीने से ज़्यादा वैसे रह नहीं पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेने के लिए उन्हें सरफेस पे आना पड़ता है। अगर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम उसमें लगा हुआ है तो उसको सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा कि वो जो पानी ओशियन का पानी है उसी से ही आ, ये क्या बना लेंगे? अपना ऑक्सीजन बना लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म तक उसके अंदर रह सकती हैं, 6 महीने तक भी
6 महीने तक भी उसके अंदर पानी के अंदर रहा जा सकता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आपका आता है सिम बाइंडिंग रूल्स। इसका भी डायरेक्टिव दिया गया था। किसने दिया होगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। डायरेक्टिव ये था कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ये सारे हो गए, इनमें हमें क्या करना है? सिम बाइंडिंग रूल कर देना है। जैसे अगर आप पेटीएम चलाते हो तो उसी मोबाइल से चलती है ये जिसमें सिम हो। सिम होना ज़रूरी है। तो सेम हम कर देंगे व्हाट्सएप को। ये भी किस किस लिए किया जा रहा है? फ्रॉड्स को रोकने के लिए, प्लस टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो उस सब के लिए ये किया जा रहा है। तो ये जो डायरेक्टिव है वही रूल है। टेली कम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 25, इसी के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो जितने भी जैसे ऐप हैं, व्हाट्सअप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब में क्या करना पड़ेगा? और भी हैं उसमें जितने भी जियो चैट है, आपका स्नैपचैट है, इन सब में आपको मतलब सिम जिस मोबाइल में होगी उसी नंबर से वो चल पाएगा, है ना? जैसे अगर आप व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो ये भी 6 आवर्स तक चल सकता है बिना सिम के, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सिम बाइंडिंग बोलते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है सिम, दिस इज कॉल्ड सिम बाइंडिंग। लेट्स सी द डायरेक्ट द डायरेक्शंस वर रिपोर्टेडली सेंट टू कंपनीज। कंपनियों को भेजा गया डायरेक्टिव व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, जियोचिट। दीज प्लेटफॉर्म्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर, their services are continuously linked to the SIM card used to register and cannot be accessed without SIM in the device. This is called SIM binding. तो SIM binding एक टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल, कोई आदमी अगर विदेश जाता है तो भाई अपने इंडिया की सिम तो काम करेगी नहीं। ठीक है कि नहीं? इंडिया की सिम काम नहीं करेगी, उसको दूसरी सिम लेनी है, तो उसका क्या हो जाएगा? व्हाट्सअप लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सारे इशू हैं। यही होता है कि अगर आप बिना टोटल ऑटोमेटिक रिसर्च के, बिना कंप्लीट रिसर्च के इस तरह के डायरेक्टिव्स दे देते हैं तो बड़ा इश्यू आ जाता है। व्हाट्सअप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, फिर अगला आदमी क्या करेगा? घर से इतनी दूर गया है, मान लो व्हाट्सअप वेब भी खोले तो हर 6-6 घंटे में थोड़ी लॉगिन करेगा। मान लो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है XYZ, तो उसके केस में क्या होगा? विदेश जाने पे गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका एक नंबर होता है, IMSI नंबर। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, मोबाइल सब्सक्राइबर टीटी नंबर। तो इस नंबर को ट्रैक किया जाएगा फिर, है ना? तो अब देखो क्या होगा इसमें, आगे बताएंगे, बट इसको सिम बाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है WHO ने अप्रूव कर दिया है। देखो ये WHO ने भले ही अप्रूव किया है, बट इसको मान के चलिए कि WHO ने नहीं किया है, ये कंपनियों ने करवाया है। ये ड्रग्स हैं GLP-1। देखो GLP-1 है ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड्स 1। तो ये क्या है? आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स लाई गई हैं। इसको अप्रूव कर लिया है कि अडल्ट लोगों में बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप ऐसे देखें तो द इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ओबेसिटी की प्रिडिक्टेड टू रीच $3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030। समझ रहे हो? मतलब $3 ट्रिलियन तो मोटापे पर लोग खर्च करेंगे 2030 तक, है ना? ओबेसिटी से होने वाले नुकसान भी बहुत हैं। ओबेसिटी क्या है? आपकी सब कॉम्प्लेक्स क्रोनिकल डिजीज एंड मेजर ड्राइवर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज़, सम टाइप ऑफ कैंसर्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इससे पहले भी कई सारी वेट लूजिंग ड्रग्स हैं, जैसे
सेमा ग्लूटाडाइन ऐसे करके था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। इस तरह की ड्रग्स थी। ये किस में काम आती है? बेसिकली डायबिटीज़ की ड्रग्स हैं। डायबिटीज ड्रग्स। डायबिटीज ड्रग्स क्या है? ये इनडायरेक्टली ओबेसिटी में या वेट कंट्रोल में हेल्प करती हैं, ठीक है कि नहीं? इतना आपको समझ में आता है। प्लस लक्षद्वीप में देखें तो ये दो आइलैंड्स के नाम याद रखना, बित्रा आइलैंड, अगात्ती आइलैंड। लक्षद्वीप आपको पता है कहाँ पड़ता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यहाँ पे ये जो आइलैंड्स हैं यही लक्षद्वीप आइलैंड है। तो यहाँ पे नेवल अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडिया, तो इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कोसी रिवर की बात कर लें। कोसी रिवर अगर आप देखोगे तो कहाँ पे पड़ती है? अगर इंडिया का मैप बना लें, लेट्स सी। ठीक है कि नहीं? अगर ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे कहीं से कोसी निकल के आती है, ठीक है? तो ये है कोसी। इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसीलिए इसको कभी कभी सप्त कोसी के नाम से भी बुला लेते हैं। क्लियर है? अब इसमें फ्लड्स के लिए बोला है, तो मतलब इसमें ये बोला है कि इम्बैंकमेंट्स हैं, मतलब जैसे रिवर अगर फ्लो कर रही है, अगर ये रिवर का चैनल है, नहीं समझे, तो यहाँ पे अगर पानी है तो इस पर इम्बैंकमेंट्स बना देते हैं, मतलब इसका ऊंचा करके एक तरह से आर्टिफिशियल किनारा टाइप का बना देते हैं कि पानी इधर से आके फ्लड्स में ना आए। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है इसमें कि इम्बैंकमेंट्स आर नॉट, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, सक्सेसफुल नहीं है एम्बैंकमेंट्स, ठीक है कि नहीं? सही नहीं है एम्बैंकमेंट्स। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे ये तो आपने एम्बैंकमेंट बना दिया है, जैसे जैसे साल दर साल पानी आता जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पानी का लेवल ऊपर होता जाएगा और ये एम्बैंकमेंट्स टूटते रहेंगे। तो ऐसे ही सदियों से एम्बैंकमेंट टूटते आए हैं और फ्लड्स आते रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसको देखें, इसमें दे रखा है 2008 में अगर आप देखो तो बिहार में भी वर्स्ट फ्लड्स आए थे, एम्बैंकमेंट टूट गया था कोसी रिवर से। अगर आप नेपाल में भी देखोगे तो 400 लोग मर गए थे, ठीक है, 33 लाख लोग अफेक्टेड हो गए थे बिहार में भी उसकी वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। कोसी ओरिजिन कहाँ से होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखो, इसको सॉरो ऑफ, रिवर ऑफ सॉरो इसको कहा जाता है, ठीक है। इट्स ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड नेपाल, लेटर जॉइंस गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा को ज्वाइन करती है। इसको सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतना? एम्बैंकमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? एम्बैंकमेंट्स की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है, दीज आर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मेड ऑन अर्थ, मेड ऑफ अर्थ, मिट्टी के बने हो, पत्थर के बने हो, कंक्रीट के बने हो, डिज़ाइन टू कंट्रोल वाटर फ्लो इन फ्लड प्रोन एरियाज, इसको एम्बैंकमेंट बोल देते हैं, ठीक है। 1951 में अगर आप देखो, थोड़ा सा इसको पतला कर लें, 1951 में अगर आप देखो तो GR गर्ग कमेटी है, गर्ग, GR गर्ग कमेटी 1951, इसने बोला था कि एम्बैंकमेंट्स मत करो, ठीक है। इसने बोला था, इसने रिपोर्ट दी थी सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन की। ही वार्नड अगेंस्ट सच प्रोजेक्ट्स, बोला कि ये सही नहीं है, एम्बैंकमेंट्स मत करो भैया, ये फ्लड्स की तुम रोक लोगे मानसून पर तो ये काम नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसने बोला था कि भाई रिवर के दो काम है, देर आर 2 मेन फंक्शंस ऑफ द रिवर, नदी के दो काम है। क्या काम है? पहला काम क्या है बता देते हैं, प्रोवाइडिंग लैंड, लैंड को प्रोवाइड करना। बोले जमीन देगा कैसे? कहीं ना कहीं इरोजन करेगा, कहीं ना कहीं डिपोजिशन करेगा तो लैंड बनेगी। प्लस ड्रेनिंग इट्स बेसिन, मतलब जो जिस एरिया से ये फ्लो कर रही है वहाँ पे ये पानी पानी मतलब पानी पहुँचाएगा, पेड़ पौधे और वो सारी चीज़ें उगेंगी। ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं किससे? एम्बैंकमेंट से। फर्दर क्वेश्चन किया था इसने कि दीज स्ट्रक्चर आर यूजफुल ओनली व्हेन रिवर कैरीज लेस सिल्ट,
सिल्ट मतलब जो पानी के साथ मिलके, ये पानी है इसके साथ मिलके जो सिल्ट आती है, ठीक है ना, मिट्टी एक तरह से। सिल्ट का मतलब होता है महीन मिट्टी, बहुत ही पतली। सैंड सिल्ट के लिए होता है ना, सैंड, सैंड से छोटी होती है सिल्ट, उसके छोटे दाने होते हैं क्ले के, ठीक है कि नहीं। तो सिल्ट महीन मिट्टी जो बह बह के आती है वो जमा हो जाती है ना। अगर आप देखो तो जो नॉर्दर्न रिवर है इंडिया की, वो हिमालय से बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी करती हैं। तो एम्बैंकमेंट नॉर्दर्न रिवर्स का तो वैसे ही सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो ये इस रिवर ने बोला था, ठीक है कि नहीं। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखो कि ऐसा पहले हो चुका है, देखो इसकी बात नहीं मानी थी आर जी गर्ग कमेटी की, इन्होंने बात नहीं मानी तो असम ने क्या किया, एम्बैंकमेंट बना दिए थे ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है कि नहीं, फ्लड्स को रोकने के लिए। लेकिन इसके इफेक्ट्स वर काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव इफर्ट रहे। असम में क्या हुआ, कोर्स सिल्ट जमा हो गई बहुत सारी आके, है ना। तो जो अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी हमेशा डर में बनी रहती है कि कब ये एम्बैंकमेंट टूट जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो बड़ा इश्यू है, नेविगेशन का भी इश्यू हो जाता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। तो ये मैंने आपको बता दी है सारी कहानी। और कोसी में कई सारी रिवर बाढ़ आ चुकी हैं एम्बैंकमेंट करने के बाद भी, 63, 68, 71, 1980, 84, 87, 91, 2008 और 2024 में भी आई थी। क्लियर है कि नहीं। तो ये काम है। तो एम्बैंकमेंट मत करो। इसका एक और ऑप्शन दिया है कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है ना। नॉट अ वायबल ऑप्शन। तो यूएसए में भी देखो, यूएसए हैज डिसमेंटल्ड एम्बैंकमेंट्स एंड अलाउड द फ्लड्स टू हैपन। यूएसए ने कहा है कि बाढ़ आ रही है, आने दो, एम्बैंकमेंट्स मत करो, ठीक है कि नहीं। सिल्ट बढ़ती है, फ्लड्स आते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इसने बोला है कि मतलब फ्लड्स जो आती है ना बिना एम्बैंकमेंट्स के, दे आर मच माइल्डर, मतलब माइल्ड फ्लड्स रहती हैं। अगर एम्बैंकमेंट टूटता है, समझ रहे हो कि नहीं, जैसे ये रिवर है, ये एम्बैंकमेंट है, अगर ये टूटेगा तो एक साथ बहुत सारी फ्लड आएगी। और अगर इसके साथ बिना एम्बैंकमेंट के है तो फ्लड्स जो आती हैं वो माइल्डर फ्लड्स रहती हैं। दूसरा जो कई सारे पैसे खर्च होते हैं, हमारे डॉक्टर सोमनाथन है, उन्होंने भी कहा था अल्टरनेटिव, उन्होंने बोला था सोमनाथन जी ने कि लर्न टू लिव विद फ्लड्स, फ्लड्स के साथ जीना सीख लो भाई साहब, ठीक है कि नहीं। नेचुरल ड्रेनेज की तरह इनको काम कर रहे हैं तो इसके साथ जीना सीख लो, है ना। फॉर इंडिया एम्बैंकमेंट्स इज नॉट अ वाइबल पोजीशन बिकॉज वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मेंटेन करने के लिए, क्या कर लोगे तुम। लेकिन हमारे पास क्या है, देखो डॉक्टर यादुका ने क्या सजेस्ट किया, आइडेंटिफाई वेज टू मेक देम बेटर एंड स्टेबल। जो एम्बैंकमेंट है उनको अच्छा करने का और बेहतर करने का तरीका देखो। उसने बोला है जो पेलियो चैनल्स हैं, पेलियो चैनल्स मतलब अबंडेंट एंशियंट रिवर्स और स्ट्रीम्स, पुराने रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं, उनको रिवाइव करो, ठीक है ना, जिससे कि पानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मिस्टर यादव ने और एक चीज़ की है कि जो पेलियो चैनल्स हैं उनके बीच में कुएं खोद दो, वाटर वेल्स, और उनकी सफाई कर दो, तो उससे भी आपकी फ्लड रुकेगी, ठीक है कि नहीं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं एनडीए अलायंस के, उन्होंने बोला था फ्लड टू फॉर्चून। फ्लड टू फॉर्चून का कॉन्सेप्ट दिया था, ये आया था रिवर लिंकिंग करके, ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था मेची रिवर का, इन्होंने कोसी मेची प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। एक सेकेंड, कहाँ पे दे रखा है, कोसी मैची प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था। कोसी रिवर तो आपको पता ही है, सौरव ऑफ बिहार। मैची जो है वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा, रिवर मैची है वो ट्रिब्यूटरी है रिवर महानंदा की, ठीक है। कोसी मैची रिवर लिंक, ठीक है। तो ये मैची है ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा। क्लियर है कि नहीं। तो इसको लिंक करने के लिए बोला था। तो ये हमारी गवर्नमेंट की इस समय पॉलिसी क्या है कि हमको क्या करना है, फ्लड टू फॉर्चून, फ्लड्स टू फॉर्चून पॉलिसी पे अपन लोग काम करेंगे। इतना समझ में आता है। तो ये था एम्बैंकमेंट्स। तो एम्बैंकमेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल। आपको एक केस स्टडी मिल गई है यूएसए की। यूएसए ने जब मना कर दिया तो भाई हम तो विदेशियों को फॉलो ही करते हैं, तो अपन को भी मान लेनी चाहिए ये बात। अब ये टेम्पलेट बात करते हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, इंडियन ओशियन। तो इसको देख लेते हैं। देखो
20 नवंबर 2024 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट हुई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, इसकी मीटिंग हुई है किसकी? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है ये आपकी? @NSA लेवल मीटिंग, पूरा ही लिख देते हैं। पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंडिया ने इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर इसमें एक फुल टाइम मेंबर आया कहाँ? मॉरिशियस 2022 में। उसके बाद कौन आता है आपका? बांग्लादेश 2024 में। अभी जो सेशल्स है, स्पेलिंग्स देख लेते हैं इसकी ज़रा, SEYCHE, 2025 की मीटिंग में इसको फुल मेंबर बना दिया है अभी रिसेंटली। क्लियर है कि नहीं? ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन तीनों ने मिलके किया था इसको 2011 में इस्टेब्लिश। क्लियर है इतना? तो इंडिया के लिए बस यही है कि इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी के लिए मेन इसकी ज़रूरत है। इंडियन ओशियन रीजन को जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप बनाना है। हमारे लिए क्रूशियल क्यों है? सेशल्स को फुल मेंबर बनाया है। सेकंड, जो हमको इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। सेशल्स फुल मेंबर बन गया। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप, फुल मेंबर, सॉरी। दूसरा पॉइंट क्या है? हमने डीप इंगेजमेंट करना है। ठीक है कि नहीं? इसके साथ में इसकी बात की गई है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की गई है। ठीक है कि नहीं? चाइना को रोकना है, बेसिकली इस पे बात हुई है। ठीक है, और मलेशिया को गेस्ट कंट्री बुलाया गया था इसमें, और इसको आगे चल के हो सकता है कि फुल फ्यूचर बना दिया जाए। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। और चाइना फैक्टर की बात की गई है। अब इसको देखो, however CSC envisages expansion and broadening its contour in some key challenges क्या है? पहला क्या है? फॉर इंडिया द की मेरीटाइम सिक्योरिटी प्रायोरिटी क्या है? एक्सटेंट ऑफ चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो चाइनीज़ प्रेजेंस को हम ऐसे ही नहीं काउंटर कर सकते। जितने भी इंडियन ओशियन में कंट्री हैं वो उसको एज अ डेवलपमेंटल पार्टनर देखते हैं। देखो, चाइनीज़ प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन एज अ मेजर सिक्योरिटी चैलेंज गिवन देयर डिपेंडेंस ऑन बीजिंग एज अ की डेवलपमेंट पार्टनर है। ठीक है कि नहीं? और हमको सेकेंडली हमको काम करना है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमें किस किस मुद्दे पे काम करना है बेसिकली। नहीं समझे? जैसे इसमें दे रखा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमको 2020 में प्रपोज किया गया था, पर अभी स्ट्रेंथन नहीं किया गया है। इसको मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करना है, काउंटर टेररिज्म पे काम करना है, ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काम करना है, साइबर सिक्योरिटी पे काम करना है। प्लस इसमें हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको भी जोड़ के हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और जब भी मीटिंग हो तो इन्हीं मुद्दों पे बात हो। तो आपको ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और केरला का ये कर्स है एक तरह से कहो। इट डजेंट मैटर हाउ मच लिटरेसी यू हैव, 100% लिटरेसी लीडिंग टू हाई सुसाइड्स की अगर बात करते हैं, NCRB डाटा क्या कहता है? NCRB डाटा कहता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिक्किम में 43.1 पर लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका केरला 28.5 पर लाख। ठीक है, और बिहार में तो बहुत ही कम है। मतलब अगर आप देखोगे एवरेज, देखो बिहार में तो बहुत कम है, लगभग 5 के 7 है। इसमें दे नहीं रखा है। लेट्स सी, नेशनल एवरेज में आपको बता देता हूँ। नेशनल
एवरेज है 12.4 पर लैख। ओके, तो बिहार से मतलब 4 गुना है, टाइम्स 4 है जो केरला में सुसाइड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन है कि इन्होंने जो मेन फोकस किया है वो हेल्थ एजुकेशन पे तो किया है, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करो तो WHO कहता है कि 3 पर 10,000 होने चाहिए मेडिकल स्पेशलिस्ट, और केरला में कितने, 0.12। नहीं समझे? तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं अपना टैबलेट चार्ज पे लगाता हूँ।